प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस विद आलम सर में स्वागत करता हूं। अब चूंकि एग्जाम का टाइम बहुत कम रह गया है, इसलिए हम सिर्फ उन क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आप याद रखना, जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप पेपर से इसे मैच करके देख लेना। 100% क्वेश्चन वही आएंगे जो कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक क्वेश्चन जैसे कि बायोमोलिक्यूल चैप्टर में से आते हैं उनको तैयार किए हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस करते हुए मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। 12 आपको वीडियो एंड तक देखना है और आपको फिर कमेंट करके बताना है कि किस तरह एक भी क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं जाएगा। बिना समय बर्बाद करे मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि बायोमोलिक्यूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्हीं में से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। देखो, कार्बोहाइड्रेट वो यौगिक होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मुख्य रूप से मिलकर बने होते हैं। ये पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं और प्रकाश को घुमा देते हैं, यानी ध्रुवण घूर्णक होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड होते हैं जो कि सिंगल इकाई होती है, अकेली इकाई होती है और उसका जल अपघटन नहीं हो सकता। अगर 2 या 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ जाए तो ओलिगोसेकेराइड बनता है और 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ जाए तो पॉलीसेकेराइड बनता है। जैसे एक सिंगल ईंट है, समझ लो मोनोसेकेराइड है, 2 से 10 तक ईंटें आपस में जोड़ दी आपने तो ये कहलाएगी कौन सी, 2 ईंटें जोड़ी डाइसेकेराइड, 3 है तो ट्राइसेकेराइड। तो 2 से 10 तक इन सबको कॉमनली क्या कहा जाता है, ओलिगोसेकेराइड। और अगर 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ी हैं तो इन्हें पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ती हैं वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ती हैं, जिसे मैं आगे आपको बताऊंगा। मोनोसेकेराइड के आपसे एग्जांपल पूछेंगे बोर्ड एग्जाम में, आपको बोलना है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये मोनोसेकेराइड है ना। इसके अलावा लैक्टोज भी एक मोनोसेकेराइड है, ठीक है। और गैलेक्टोज एक मोनोसेकेराइड है, लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज सॉरी डाइसेकेराइड है, गैलेक्टोज एक मोनोसेकेराइड है। ओलिगोसेकेराइड के उदाहरण तो देखो, सुक्रोज है, माल्टोज है और लैक्टोज है। ये भी डाइसेकेराइड है, ये भी डाइसेकेराइड है और यहाँ पर लैक्टोज होता तो वो भी डाइसेकेराइड होता। पॉलीसेकेराइड का मतलब मैंने बताया, जब बहुत सारी मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में एक साथ जुड़ जाएं तो उन्हें क्या कहा जाता है, पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। जैसे स्टार्च, ये पेड़ों में संचित खाद्य पदार्थ होता है। सेल्यूलोज, ये पेड़ों में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा का पॉलीसेकेराइड है। दुनिया में सबसे ज्यादा यही पॉलीसेकेराइड पाया जाता है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति जो होती है, वो सेल्यूलोज से बनी होती है। ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन क्या होता है, ये इसको कहा जाता है एनिमल स्टार्च, यानी कि जो प्राणी होते हैं उनमें संचित खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और ये कहाँ पर संचित होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये हमारी मांसपेशियों में और लीवर में संचित होता है। गोंद, ये सब किसके, पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल है। एल्डोज तथा कीटोज किसे कहते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है उन्हें एल्डोज कहते हैं और जिनमें कीटोन समूह पाया जाता है उसे कीटोज कहते हैं। सुक्रोज से ग्लूकोज बनाने की रासायनिक समीकरण, देखो सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, C12H22O11। जब इसका जल अपघटन करते हैं तो सुक्रोज बनता है 2 इकाइयों से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, यानी हम कहेंगे सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनते हैं। स्टार्च क्या है, अभी हाल मैंने बताया आपको कि पॉलीसेकेराइड है। तो स्टार्च का जब जल अपघटन करेंगे तो स्टार्च में सैकड़ों मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ी होती हैं। तो इसके जल अपघटन से जितनी इकाइयां जुड़ी हैं उतने ही ग्लूकोज बन जाएंगे। स्टार्च किसका बहुलक है, ये ग्लूकोज का बहुलक है ना। तो स्टार्च के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज की सामान्य संरचना है CHO, CHOH, 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 CHOH 4 बार और CH2OH, ये OH है, ठीक है ना, CH2OH है ना। तो कुल मिला के 6 कार्बन है। अब क्वेश्चन क्या आएगा बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन ये आएगा कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज के 6 कार्बन एक सीधी चेन में जुड़े होते हैं। आप देखो, ये 6 कार्बन की एक सीधी चेन है, तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसका आंसर आप ये देंगे कि जब ग्लूकोज को HI के साथ गर्म किया जाता है लंबे समय तक तो 6 कार्बन की सीधी चेन वाला एल्केन यानी N-हेक्सेन प्राप्त होता है। तो चूंकि 6 कार्बन की सीधी चेन का एल्केन प्राप्त हो रहा है, इससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एक सीधी चेन में जुड़े होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है, आप जानते हो कि कार्बोनिल समूह क्या होता है, कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में उपस्थित होता है। और कार्बोनिल समूह क्या होता है ये मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता चुका हूं कि C डबल बॉन्ड O, इसे कहते हैं कार्बोनिल समूह। अगर इसमें एक तरफ एल्किल और एक तरफ हाइड्रोजन हो तो इसे कहा जाता है एल्डिहाइड, और अगर इस कार्बोनिल के दोनों तरफ क्या हो, एल्किल समूह, तो इसे कहा जाता है कीटोन, ठीक है। तो चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों में कॉमन चीज क्या है, कार्बोनिल समूह। इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन को सम्मिलित रूप से कार्बोनिल यौगिक भी कहा जाता है,
ठीक है ना। तो आप कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है? तो याद रखना कि ग्लूकोज की जब हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया करते हैं तो ऑक्सिन बनता है, और हाइड्रोक्सिल एमीन जो है ऑक्सिन किसके साथ अभिक्रिया करके देती है? हाइड्रोक्सिल एमीन जो है वो कार्बोनिल समूह के साथ ही अभिक्रिया करके ऑक्सिन देती है। तो जो ग्लूकोज होता है वो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सिन देता है, और HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन देता है। तो ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करके ऑक्सिन देता है और HCN से रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन देता है। ये बात इस बात को सिद्ध करती है कि ग्लूकोज में क्या होता है? कार्बोनिल समूह होता है। इसी तरह से देखो, ये ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन है, ऑक्सिन बन रहा है, और ग्लूकोज की हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन है तो साइनोहाइड्रिन बन रहा है। इससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में क्या होता है? एक कार्बोनिल समूह निश्चित रूप से पाया जाता है। अगर कोई पूछे कि अब आप ये सिद्ध करो ग्लूकोज में एल्डिहाइड यानी CHO समूह होता है, तो इसको सिद्ध करने का तरीका क्या? हम ये कहेंगे कि ग्लूकोज के जब ब्रोमीन जल से रिएक्शन करते हैं तो इसके ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड काय में बदल जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। यानी 6 कार्बन के ग्लूकोज से 6 कार्बन का ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, और ग्लूकोनिक अम्ल में एक COOH है, तो ये COOH किससे बना है? CHO समूह के ऑक्सीकरण से बना है। इससे ये सिद्ध होता है ग्लूकोनिक अम्ल का बनना ये बताता है कि ग्लूकोज में कौन सा समूह है? CHO समूह है। अगला क्वेश्चन है कि अगर ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से की जाती है तो चूंकि इसमें 5 OH समूह है, देखो अब CHOH का होल 4 यानी 4 OH तो यहाँ पर है और एक OH यहाँ पर है, तो कुल कितने OH हो गए? 5 OH हो गए। तो यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड जो है इन OH से रिएक्शन करके एसीटेट बनाता है। तो चूंकि यहाँ पर 5 OH है इसलिए एसिटिक एनहाइड्राइड ग्लूकोज से रिएक्शन करके पेंटा एसीटेट बनाता है। तो पेंटा एसीटेट का बनाना, ग्लूकोज का एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करके पेंटा एसीटेट का बनाना, इस बात का सबूत है कि ग्लूकोज के अंदर कितने OH समूह पाए जाते हैं? 5 OH समूह पाए जाते हैं। ठीक है, 5 OH समूह पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज में प्राथमिक OH समूह की उपस्थिति कैसे सिद्ध करेंगे आप? देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक OH समूह क्या होते हैं। देखो बच्चों, अगर CH3 CH2 CH2 CH2OH जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, है ना, 1 डिग्री OH हो गया है। और अगर मान लीजिए इस कार्बन से OH जुड़ा है, जिस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। और अगर मान लीजिए ऐसा हो कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हो उस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं तो ये क्या हो गया? 3 डिग्री हो गया। लेकिन ग्लूकोज के अंदर आप देखें यहाँ पर कि 4 तो सेकेंडरी OH हैं और एक OH ऐसा है जो 1 डिग्री यानी प्राथमिक है। तो आप कैसे सिद्ध करेंगे? क्वेश्चन समझो आप कि ग्लूकोज में 1 डिग्री अल्कोहल समूह होता है, इस बात को आप कैसे सिद्ध करेंगे? तो इस बात को कैसे सिद्ध करेंगे कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं तो इसका भी ऑक्सीकरण होता है और इसका भी ऑक्सीकरण होता है और सैकेरिक अम्ल बनता है। यानी 2 COH समूह है तो ये क्या है? सैकेरिक अम्ल है। और जब ग्लूकोनिक अम्ल का ऑक्सीकरण करते हैं तब भी सैकेरिक अम्ल बन रहा है। तो इसमें तो 1 डिग्री है, और जब इससे भी सैकेरिक बन रहा है और इससे भी सैकेरिक बन रहा है, इसका मतलब है एक CHO से COH बना तो एक तो CHO था और एक CH2OH है। 1 डिग्री अल्कोहल से ही COH समूह बनेगा यहाँ पर सेम नंबर ऑफ कार्बन का। तो इस ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से सैकेरिक अम्ल का बनना और ग्लूकोनिक अम्ल के ऑक्सीकरण से भी सैकेरिक अम्ल का बनना, चूंकि इसमें तो 1 डिग्री कन्फर्म है अपन को, तो ये बताता है कि ग्लूकोज में क्या होता है? एक 1 डिग्री OH समूह होता है। ग्लूकोज का अल्फा रूप, देखो ग्लूकोज के 2 रूप होते हैं, अल्फा और बीटा। तो 2 अलग अलग क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में कि अल्फा रूप कैसे प्राप्त करेंगे? तो ग्लूकोज का अल्फा रूप जब इसका सांद्र विलयन ग्लूकोज का बनाएंगे और उसका टेम्परेचर कितना रखेंगे? 303 केल्विन जब रखेंगे तो 303 केल्विन पर क्रिस्टलीकरण से जो ग्लूकोज प्राप्त होगा वो होगा उसका अल्फा रूप। और अगर हम टेम्परेचर 371 केल्विन कर देंगे तो जो रूप प्राप्त होगा वो कौन सा होगा? बीटा रूप। अल्फा और बीटा रूप के गलनांक में थोड़ा सा अंतर होता है। अल्फा रूप का गलनांक 419 केल्विन होता है और बीटा रूप का गलनांक 423 केल्विन होता है। ग्लूकोज का चक्रीय हेमिटेल संरचना ग्लूकोज की, तो देखो आपको ये संरचना आपको याद रखना पड़ेगी, ठीक है ना। क्लास में मैं विस्तार से इसको बता चुका था, लेकिन अब लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं इसको विस्तार से बताऊंगा। इस संरचना को 2-3 बार आप बना के देख लेना, आपको याद रह जाएगी। इस कार्बन से ये OH H OH H OH H इस तरह से, और ये ऑक्सीजन जो है ये कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 1 के बीच में एक साइकिल बनाती है, एक रिंग बनाती है, इसलिए इसे चक्रीय हेमी एसिटेल संरचना कहते हैं। अब है पाइरेनो संरचना। क्या है पाइरेनो संरचना? एक यौगिक होता है पाइरेन, जो मैं भी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा जब ये क्वेश्चन एंड हो जाएंगे ना।
तब मैं आपको चैप्टर खोल के वहां पर 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। वो इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि समय ज्यादा लगेगा, समय वेस्ट होगा, एग्जाम करीब है, आपको जल्दी वीडियो कंप्लीट करना है। अभी आप इतना याद रखें कि ग्लूकोज की वह संरचना जो पाइरेन से समानता दिखाती है पाइरेनोज कहलाती है। और फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रूट शुगर किसे कहते हैं? फ्रक्टोज को कहते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज होती है, ठीक है ना। लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है। जब लैक्टोज का जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनता है। वीडियो के एंड में मैं 2-3 इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा आपको। फ्रक्टोज किस में पाया जाता है? फलों में पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है ना। ये प्राकृतिक शुगर है और एनर्जी देता है तुरंत। ये एक मोनोसेकेराइड है। वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक रट के याद रखना फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज की चक्रीय, जैसे ग्लूकोज की चक्रीय संरचना जो है पाइरेन के समान होती है, ऐसे फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना जो होती है वो फ्यूरेन के समान होती है। और वो संरचना जो होती है विवृत यानी सीधी श्रृंखला वाली संरचना इस तरह की होती है जिसमें कीटोन समूह पाया जाता है, इसलिए फ्रक्टोज एक कीटोहेक्सोज एक, इसमें कीटोन समूह होता है। सुक्रोज के जल अपघटन, सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। मैंने आपको बताया था कि इसको याद रखने का क्या तरीका है। आपके बोर्ड एग्जाम में 3 डाइसेकेराइड के बारे में आपसे पूछा जाएगा, इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा, मेरी गारंटी है। पहला डाइसेकेराइड है सुक्रोज, दूसरा है माल्टोज और तीसरा है लैक्टोज। तो सु से सुक्रोज, तो सुक्रोज डाइसेकेराइड है, मतलब 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां बनेंगी। माल्टोज भी डाइसेकेराइड है, तीनों ही डाइसेकेराइड है। माल्टोज, इससे भी 2 मोनोसेकेराइड बनेंगी। और एक हुआ कौन सा? लैक्टोज, इससे भी 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां बनेंगी। तो अब याद रखने का तरीका क्या है? तीनों की जो 2 इकाइयां, इसमें भी ग्लूकोज, इसमें भी ग्लूकोज, इसमें भी ग्लूकोज, एक एक इन तीनों में अलग है। तो सुक्रोज, सूफी, सूफी परंपरा होती है ना, जैसे संतों की, सूफी संत, तो सु तो फी, तो फ्रक्टोज। माँ के लिए दोनों बच्चे एक जैसे होते हैं, तो क्या हो गया? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और लैक्टोज, तो ग्लूकोज और लैक्टोज से मिलता जुलता नाम है गैलेक्टोज। यानी कि 3 डाइसेकेराइड है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज के जल अपघटन से बनेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, माल्टोज के जल अपघटन से बनेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और लैक्टोज के जल अपघटन से बनेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इसमें याद रखना, ये सुक्रोज जो है ये क्या है? ये डाइसेकेराइड है। माल्टोज और लैक्टोज ये तीनों डाइसेकेराइड है, लेकिन इसके जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये फ्रूट शुगर है और ये मिल्क शुगर है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपचाई और अनपचाई शर्करा किसे कहते हैं? तो ऐसी शर्कराएं, ऐसे डाइसेकेराइड या मोनोसेकेराइड जिनमें की मुक्त एल्डिहाइड समूह या कीटोन समूह हो, तो वो क्या करते हैं? अपचयन कर देते हैं किसी का भी, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? फैलिंग विलियन का अपचयन कर देते हैं, टॉलेन विलियन का अपचयन कर देते हैं, इसलिए उन्हें अपचाई शर्करा कहा जाता है, जैसे कि सुक्रोज, ठीक है ना। वो अपचाई है, और अगर नहीं करते हैं तो अनपचाई है। सॉरी, मैं उल्टा बोल गया। जो अपचयन कर देते हैं वो अपचाई है, और जो नहीं करते हैं वो क्या है? अनपचाई है। अपचाई समूह एल्डिहाइड समूह या कीटोन समूह आबंधित हो, यानी फ्री नहीं हो। जब फ्री नहीं है तो अपचयन नहीं कर पाएगा, तो क्या कहलाएंगी? अनपचाई कहलाएंगी। और अगर अपचयन कर देता है तो क्या कहलाएंगी? अपचाई कहलाएंगी। तो अनपचाई का उदाहरण आपको याद रखना है, कौन है? सुक्रोज है। और अपचाई का कौन है? माल्टोज और लैक्टोज है। वही बताया ना मैंने, सु माले। तो उसमें सु जो है वो है अनपचाई, और माँ और ले जो है ये कैसे हैं? अपचाई हैं। 2 मोनोसेकेराइड इकाइयों के बंध मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर में बताया था, अभी जब स्टार्ट की थी वीडियो, कि 2 मोनोसेकेराइड इकाइयों के बीच बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाता है। सुक्रोज अनपचाई शर्करा क्यों है? मैंने बताया, कोई भी शर्करा अपचाई या अनपचाई क्यों होती है? अगर फ्री एल्डिहाइड या कीटोन समूह है तो अपचाई है, और अगर एल्डिहाइड या कीटोन समूह बंद बनाने में काम में आ गया, यानी फ्री नहीं है, तो क्या होगी? अनपचाई। तो कारण क्या होगा? सुक्रोज अनपचाई शर्करा है क्योंकि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का अपचायक समूह, यानी इनका एल्डिहाइड और कीटोन समूह आपस में बॉन्ड बना लेता है, इसलिए इनमें अपचयन करने की पावर फिनिश हो जाती है, इसलिए अनपचाई शर्कराएं। और बॉन्ड कौन सा बनता है 2 मोनोसेकेराइड इकाइयों के बीच में? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। फ्रक्टोज का वाम ध्रुवण घूर्णन, यानी प्रकाश को कितना घुमा देता है ये? वो -92.4 डिग्री। और दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, मतलब ये हुआ क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो कितना? 52.5 डिग्री। अपव्रत शर्करा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th बोर्ड के हिसाब से। देखो, जब सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं अपन, तो सुक्रोज के जल अपघटन से पहले इसका ये घुमाता है प्रकाश को दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, और बाद में कैसा हो जाता है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज में कन्वर्ट हो जाना, दक्षिण रूप से वाम रूप में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? अपव्रत शर्करा। ऐसी शर्कराएं अपव्रत शर्करा कहलाती हैं। माल्टोज मैंने आपको बताया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनता है, तो अल्फा डी ग्लूकोज। ग्लूकोज भी 2 तरह के होते हैं, अल्फा और बीटा,
है ना। तो माल्टोज की 2 इकाइयां होती हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और वो दोनों कौन सी होती हैं, अल्फा डी ग्लूकोज होती हैं। लैक्टोज किससे बनता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, मैंने आपको बताया था। तो गैलेक्टोज कौन सा होता है, बीटा डी गैलेक्टोज, और ग्लूकोज भी कौन सा होता है, बीटा डी ग्लूकोज होता है। लैक्टोज में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, लैक्टोज, अब लैक्टोज किससे मिलकर बना है, मैंने अभी बताया ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। तो यहां पर ग्लूकोज का तो कार्बन नंबर 1 और गैलेक्टोज का तो कार्बन नंबर 1 और ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4, इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, तो क्या बनता है, लैक्टोज बनता है। प्रकृति में सबसे ज्यादा, मैंने आपको शुरू में बताया था, पॉलीसेकेराइड प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट हैं, जैसे कि स्टार्च है, जैसे कि सेल्यूलोज है। पॉलीसेकेराइड का मुख्य कार्य क्या है, पॉलीसेकेराइड का मुख्य कार्य क्या है, भोजन संग्रहण, जैसे कि हमने ग्लाइकोजन होता है, या प्लांट्स में स्टार्च होता है। और दूसरा इनका मैन्युफैक्चर का काम है, मैंने बताया था सेल्स की जो सेल वॉल है वो बनाता है सेल्यूलोज, वो भी एक पॉलीसेकेराइड है। पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, स्टार्च है, और मनुष्य में कौन सा है, या एनिमल्स में कौन सा है, ग्लाइकोजन है। स्टार्च किनमें प्रचुर मात्रा में मिलता है, जाहिर सी बात है कि दाल, जड़, कंद तथा सब्जियों में स्टार्च मिलता है। सुक्रोज किसका बहुलक है, मैंने बताया सू, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का, ग्लूकोज कौन सा, अल्फा डी ग्लूकोज, और फ्रक्टोज कौन सा है, बीटा डी फ्रक्टोज। स्टार्च किससे मिलकर बनता है, स्टार्च होता है ग्लूकोज का बहुलक, लेकिन स्टार्च के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है एमाइलेज, एक होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन दोनों के मिलने से स्टार्च बनता है। ये एक विस्तृत बात है, लेकिन इसको अगर मैं यहाँ बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एमाइलोज स्टार्च का कितना भाग बनाता है, 15 से 20% भाग एमाइलोज बनाता है, और 80 से 85% भाग जो है वो एमाइलोपेक्टिन बनाता है। एमाइलोज क्या होता है, एमाइलोज जो होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयों से बनी हुई अशाखित श्रृंखला, सीधी चेन है तो एमाइलोज है, और अगर शाखित है तो एमाइलोपेक्टिन है। एमाइलोज किससे मिलकर बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज से। और जब एमाइलोज अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है तो इसमें ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के मध्य में बंध बनता है। आप इन्हें पढ़ते भी जाना और मेरी बात सुनते भी जाना, एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर जाए तो पेपर के बाद कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो हटा देंगे। एमाइलोपेक्टिन 80 से 85% मैंने बता दिया। एमाइलोपेक्टिन की श्रृंखला कैसी होती है, ये शाखित श्रृंखला होती है जो कि अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयों से बनी होती है। वनस्पति जगत में सबसे ज्यादा कौन सा कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बताया था, सेल्यूलोज पाया जाता है। सेल्यूलोज कहां पर होता है, मैंने बताया कोशिका भित्ति में होता है। प्राणी के शरीर में ग्लाइकोजन संचित होता है। ग्लाइकोजन किससे मिलकर बना होता है, एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है। ग्लाइकोजन को और किस नाम से जाना जाता है, तो ग्लाइकोजन प्राणी स्टार्च के रूप में मैंने शुरू में बता दिया आपको। ग्लाइकोजन कहां संचित होता है, मस्तिष्क में, यकृत में और मांसपेशियों में, मसल्स में, मैंने बता दिया आपको। न्यूक्लिक अम्ल में क्या क्या होता है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। जो डीएनए होता है उसके अंदर होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, और जो आरएनए होता है उसमें कौन सी होती है, राइबोज शर्करा। प्रोटीन काहे से मिलता है अपन को, दूध, पनीर, दालें, मूंगफली, मछली, मांस। अब इसे क्या विस्तार से बता के टाइम खराब करना है। प्रोटीन किसके बहुलक है, एमिनो अम्ल के। जिस तरह पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड के बहुलक हैं, इस तरह प्रोटीन किसके बहुलक हैं, एमिनो अम्ल के बहुलक हैं। ये एमिनो अम्ल की स्ट्रक्चर है, देख लो आप, ये एमिनो अम्ल है। एमिनो अम्ल लगभग 22 तरह के एमिनो अम्ल होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, जिसमें ये कार्बन है। कार्बन के एक तरफ अम्लीय समूह COH होता है, एक तरफ क्षारीय समूह NH2 होता है, एक तरफ हाइड्रोजन होता है और एक तरफ R4 कोई सा भी समूह होगा। ये 3 समूह फिक्स हैं, R चेंज होता जाएगा, एमिनो अम्ल भी चेंज होता जाएगा। इस तरह 20-22 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं, और 20-22 प्रकार के एमिनो अम्ल से लाखों प्रकार की प्रोटीन बनती है। आप बोलोगे सर 20-22 प्रकार के एमिनो अम्ल से लाखों तरह की, हजारों तरह की प्रोटीन कैसे बन जाती है? बिल्कुल ऐसे बन जाती है जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, लेकिन उन 26 लेटर के सीक्वेंस यानी क्रम के चेंज होने से लाखों तरह के शब्द बन जाते हैं। इसी तरह एमिनो अम्ल का क्रम चेंज होने से प्रोटीन भी चेंज हो जाता है। 50 एमिनो अम्ल जुड़े हुए हैं, अगर एक एमिनो अम्ल भी इधर से उधर हो गया तो प्रोटीन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसलिए 22 तरह के एमिनो अम्ल से हजारों लाखों तरह की प्रोटीनें बन जाती हैं। अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं? अब अनावश्यक का मतलब नहीं कि इन्हें शरीर से बाहर निकाल के फेंक दें। अनावश्यक का मतलब है कि इन्हें बाहर से खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि शरीर में खुद बन जाते हैं। तो आंसर क्या हुआ? जो एमिनो अम्ल शरीर में संश्लेषित हो सकते हैं उन्हें खाने के साथ खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए नॉन एसेंशियल या अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। आवश्यक कौन से होते हैं? जब बॉडी में नहीं बन रहे हैं तो हमें बाहर से लेना पड़ेंगे, तो आवश्यक एमिनो अम्ल हो गए। आवश्यक एमिनो अम्लों के नाम देखो, आपको कैसे याद रखना है मैं आपको बता देता हूँ। आवश्यक एमिनो अम्ल आप कैसे याद रख सकते हैं? इसको याद रख सकते हैं टीटी हॉल में VIP। ये इस तरह से 10 जो है वो आवश्यक एमिनो अम्ल है, या इसे ऐसे भी याद रख, बस इसी तरह याद रखना। टी से क्या हो गया? ट्रिप्टोफैन। टी से क्या हो गया? थ्रियोनिन। H से क्या हो गया? हिस्टिडीन। A से क्या हो गया? आर्जिनिन। L से क्या हो गया? ल्यूसिन। L से क्या हो गया? लाइसिन। M से क्या हो गया? मेथियोनिन। V से वेलिन। I से आइसोल्यूसिन। P से फेनिल एलेनिन। इस तरह ये 10 क्या हो गए? आवश्यक एमिनो अम्ल। ठीक है, टीटी हॉल में VIP। ज्यूटाराइन किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, मैंने अभी हाल आपको बताया था
कि एमिनो अम्ल की स्ट्रक्चर क्या होती है। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि एमिनो अम्ल में कार्बन, ये है अम्लीय समूह, ये है इसका क्षारीय समूह NH2, ये है इसका हाइड्रोजन और ये चेंज होने वाला समूह है। जब अम्लीय समूह अपना H+ निकाल देता है तो यहाँ पर माइनस हो जाता है H+ निकलने से, और ये H+ ग्रहण कर लेता है तो NH3। अब ये ध्रुवीय संरचना, ये एमिनो अम्ल की ध्रुवीय संरचना क्या कहलाती है, ज्विटर आयन कहलाती है। एमिनो अम्ल आपस में किस बंध के द्वारा जुड़ते हैं, जिस तरह मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ती हैं, इसी तरह एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड किन समूहों के बीच में बनता है, देखो 2 एमिनो अम्ल हैं, देखो मैं आपको बताता हूं कि पेप्टाइड बॉन्ड किन किन के बीच में बनता है, ठीक है ना, ज्यादा विस्तार से नहीं लेकिन थोड़ा सा। देखो प्यारे बच्चों, ये हो गया एमिनो अम्ल का अम्लीय समूह, और ये चेंज होने वाला समूह, ये क्षारीय समूह, ये एक और एमिनो अम्ल है, ये इसका अम्लीय समूह, ये इसका क्षारीय समूह, ये इसका हाइड्रोजन, ये इसका चेंज। तो एक अम्लीय समूह और एक एमिनो अम्ल का अम्लीय समूह और एक का क्षारीय समूह, यहाँ से H2 और O निकल जाएगा, तो इन दोनों के बीच में यानी इसके अम्लीय और इसके क्षारीय 2 एमिनो अम्लों के अम्लीय तथा क्षारीय समूहों के मध्य बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाता है। और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बहुत सारे जब बन जाते हैं एमिनो अम्लों के बीच में तो इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। और ये पेप्टाइड बॉन्ड जब बहुत सारे बन जाते हैं तो प्रोटीन बनता है, इसलिए प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो पेप्टाइड बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइड गलती से निकल गया मुंह में से। पेप्टाइड बॉन्ड किन समूहों के मध्य में बनता है, अम्लीय तथा क्षारीय NH2 समूहों के बीच में बनता है। ग्लाइसिल एलेनिन क्या है, ग्लाइसिल एलेनिन कार्बोक्सिल समूह एलेनिन के एमिनो समूह के साथ संयोग करता है, तो एक डाइपेप्टाइड 2 एमिनो अम्ल बनते हैं, तो ग्लाइसिल एलेनिन नामक डाइपेप्टाइड प्राप्त होता है, ठीक है। डाइपेप्टाइड यानी 2 एमिनो अम्ल मिले तो डाइपेप्टाइड में एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा। प्रोटीन किसे कहते हैं, जब बहुत सारे एमिनो अम्ल मिल जाएंगे 100 से ज्यादा, ठीक है। इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन एक हार्मोन होता है, हम जानते हैं, जो अग्नाशय से निकलता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, डाउन करके कंट्रोल करता है। इसमें 51 एमिनो अम्ल होते हैं, ठीक है ना। और जब इसके अंदर एक एमिनो अम्ल होता है ग्लूमेटिन, उस ग्लूमेटिन की जगह पर जब वेलेनिन आ जाता है, लेकिन ये अपने कोर्स में नहीं है, तो एक बीमारी हो जाती है, ठीक है ना, जिसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। प्रोटीन को कितने वर्गों में बांटा गया है, आकार के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है, रेशेदार जो रेशेदार हो, गोलाकार जो गोलाकार हो। तो अब रेशेदार के उदाहरण पूछेंगे और गोलाकार के उदाहरण पूछेंगे आपसे। तो रेशेदार प्रोटीन कौन सा होता है, एक्टिन और मायोसिन होता है, जो हमारी मसल्स में पाया जाता है। क्रेटिन होता है जो बाल तथा नाखून बनाता है, रेशेदार प्रोटीन है। गोलाकार प्रोटीन का जब आपसे एग्जाम्पल पूछेंगे तो आप बोलेंगे एल्ब्यूमिन और इंसुलिन, ये गोलाकार प्रोटीन है। अल्फा हेलिक्स संरचना क्या है, ये एक ऐसी संरचना है जिसमें कि बहुत सारे एमिनो अम्ल या पॉलीपेप्टाइड जो है ये एक श्रृंखला में जुड़ जाते हैं, और श्रृंखला थोड़ी सी हेलिक्स यानी कि स्प्रिंग की तरह हो जाती है, जिसमें आपस में क्या बन जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, तो वो संरचना अल्फा हेलिक्स संरचना कहलाती है। द्वितीयक संरचना क्या होती है, जब प्रोटीन में जो प्राथमिक संरचना है उसके अंदर जब कुंडलन आ जाते हैं, प्राथमिक संरचना जो होती है ना उसमें कुंडलन आने से द्वितीयक संरचना बनती है। और ऐसे कौन से बंध हैं जो प्रोटीन की द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क संरचना बनाते हैं या द्वितीयक और तृतीयक संरचनाओं को स्थायित्व प्रदान करते हैं, तो याद रखना हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध, वैन डर वाल तथा स्थिर वैद्युत आकर्षण यानी प्लस और माइनस जो ज्यूटर आयन है ना, इस तरह के प्लस माइनस आकर्षण इन संरचनाओं को स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो प्राकृत प्रोटीन जो प्रकृति से प्राप्त हो। प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है, देखो जब अपन प्रोटीन को गर्म कर देते हैं या एसिड डाल देते हैं या बेस डाल देते हैं, पीएच चेंज कर देते हैं, तो प्रोटीन की मूल संरचना क्या हो जाती है, टूट जाती है ना। द्वितीयक तृतीयक की संरचनाएं क्या हो जाती हैं, टूट जाती है। और ये अब प्रोटीन जो है उसकी कुंडली, हेलिक्स, इन संरचनाओं के टूट जाने से प्रोटीन की जो नेचर है, जो उसकी यूज थी, जो वो काम कर रहा था, वो उसकी एबिलिटी फिनिश हो जाती है। तो इसको डीनेचुराइजेशन या प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। एंजाइम किसे कहते हैं, एंजाइम उत्प्रेरक, जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक होते हैं, ऐसे हमारी बॉडी के अंदर जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें जो उत्प्रेरक होते हैं उन्हें एंजाइम कहते हैं। जैसे माल्टेज है, सुक्रेज है, यूरिएज है, ये सब एंजाइम है। माल्टोज के जल अपघटन से को कौन सा एंजाइम प्रेरित करता है, मैंने बताया माल्टेज है ना, ये क्रियाधार है, ये एंजाइम है। ऑक्सीडोरिडक्टेज क्या है, ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीकरण भी करते हैं और अपचयन भी करते हैं, ऑक्सीडोरिडक्टेज कहलाते हैं। विटामिन क्या होते हैं, ये ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका कोई न्यूट्रिशन वैल्यू तो नहीं होती, मतलब एनर्जी तो नहीं देते हैं, लेकिन बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन यानी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के होने के लिए इनका होना निहायत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जिनकी बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, लेकिन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की जरूरत पड़ती है, इन्हें क्या कहा जाता है, विटामिन कहा जाता है। विटामिन से क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आएगा वो ये आएगा, वसा में विलय विटामिन का उदाहरण दीजिए, एडेक, ADE के, ये वसा में विलय। और जल में विलय कौन से हैं,
जल में विलय विटामिन है बी तथा सी, समझे, BC। ये तो याद रह जाएगा आप लोगों को कि वसा में विलय विटामिन एडेक है और जल में विलय क्या है, आप याद रख सकते हैं कि BC है, ठीक है भाई। और वसा में विलय विटामिन कहाँ संग्रहित होते हैं, जाहिर सी बात है जब वसा संग्रहित होगी वहाँ वसा में संग्रहित विटामिन संग्रहित, वसा में विलयशील विटामिन संग्रहित हो जाएंगे, कहाँ पर, लीवर में और मांसपेशियों में। एडिपोज टिश्यू का मतलब होता है वो टिश्यू जो कि क्या बनाते हैं, जिनमें क्या स्टोर होती है, वसा स्टोर होती है, उन्हें एडिपोज टिश्यू कहा जाता है। वह कौन सा विटामिन है जो जल में विलय फिर भी हमारे शरीर में संचित रहता है, विटामिन B12। क्यों रहता है, क्योंकि जो हमारी एलिमेंट्री कैनल होती है उसके अंदर जो सहजीवी जीवाणु पाया जाता है इश्चेरिशिया कोलाई, वो लगातार इसे बनाता रहता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, मरोड़ पड़ना, बेरी बेरी रोग टाइप से हो जाता है इससे, ठीक है ना। और विटामिन बी से जो स्रोत है यानी कहाँ से प्राप्त होता है, लिखा हुआ खमीर, दूध, अंडे की यॉक, पितक, दालें और चना। विटामिन सी खट्टी चीजों से प्राप्त होता है, सिट्रस फ्रूट्स, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां। और इसकी कमी से क्या होगा, आपके मसूड़े, हाँ, बिना विटामिन सी के मसूड़ों से क्या ब्लड आने लगेगा। इस रोग को क्या कहते हैं, स्कर्वी रोग कहते हैं, स्कर्वी। ये विटामिन सी की कमी से होता है ना। इसलिए रोज टूथपेस्ट करो दांतों में, वरना सारे दांत हाथों में, है ना। लेकिन यहाँ पे टूथपेस्ट नहीं, अगर विटामिन सी की कमी हुई, कितना भी आप ब्रश करेंगे, दांत साफ करेंगे, फिर भी दांतों में से ब्लड आएगा, बदबू आएगी, तो वो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है, जीरोफ्थेल्मिया रोग होता है, जिसमें आंख का कॉर्निया कठोर हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए मछली के लीवर का तेल, दूध, गाजर, मक्खन और ये चीजें खाते हैं अपन। और इसकी कमी से मैंने आपको बता दिया, रात्रि अंधता मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, रात हुई इधर सूरज अस्त, आंखें खत्म, ठीक है। विटामिन B1 के स्रोत, विटामिन B1 इन चीजों से मिलेगा, आपको दिख रहा है, इसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग। विटामिन B2 के स्रोत, दूध, अंडे की सफेदी, यकृत, गुर्दा। और इसकी कमी से क्या होता है, होठों के किनारे फट जाते हैं, जिसे किलोसिस कहते हैं। और पाचन क्रिया में भी दिक्कत होती है और त्वचा में जलन की अनुभूति होती है, ठीक है ना। अगर आपको कोई रोग हो इसमें से तो मुझे कमेंट करना, वैसे नहीं होगा आपको, आप सब स्वस्थ नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ से। विटामिन B12 के स्रोत व हीनता जनित रोग लिखिए। विटामिन B12 के स्रोत कौन से, मांस, मछली, अंडा और दही हैं। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया यानी ब्लड की कमी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी, लगभग एक ही बात है। विटामिन डी सब जानते हैं, सूर्य के प्रकाश में इसका संश्लेषण होता है, मछली से, अंडे की यॉक से मिलता है। इसकी कमी से हड्डियां क्या हो जाती हैं, भुरभुरी, कमजोर और टूटने लगती हैं। अस्थि मृदुता, ऑस्टियोमेलेशिया इंग्लिश बोलते हैं, और रिकेट्स रोग कहलाता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन ई के स्रोत, सब्जियों का तेल, गेहूं के अंकुरित तेल, गेहूं का अंकुरित बीज है ये, है ना, सूर्यमुखी का तेल, है ना। और इसकी विटामिन ई की कमी से आरबीसी का भुरभुरापन हो जाता है, वही एनीमिया होगा और मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी। तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना। विटामिन के स्रोत क्या है, क्वेश्चन जो भी आएगा इन्हीं में से आएगा, आप याद रखना। विटामिन के काय से मिलता है, हरे पत्ते वाली सब्जियों से मिलता है। और विटामिन के की कमी से क्या होता है, ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है, रक्त का थक्का, खून अगर चोट लग गई, खून निकल रहा है, उसके जमने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए जो कॉम्प्लेक्स बनता है, जो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, वो आउट ऑफ सिलेबस में नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन आप ये याद रखें कि ब्लड की क्लॉटिंग के लिए, खून के थक्के को जमने के लिए विटामिन के की जरूरत होती है। अगर विटामिन के कम पड़ जाएगा तो थक्का बनने में क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा। क्रोमोसोम किसे कहते हैं, हमारी जो कोशिका होती है, कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, उन्हीं गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल और ऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए। डीएनए के पूर्ण झलक गठन से क्या प्राप्त होगा, देखो मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, ज्यादा नहीं। देखो डीएनए जो बनता है वो मुख्य रूप से 3 चीजों के मिलने से बनता है। सबसे पहले शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक, ये दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। और इस न्यूक्लियोसाइड में जब जुड़ता है कौन, फॉस्फेट, तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। और जब ये न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में, तो क्या बनता है, पॉली न्यूक्लियोटाइड। यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है आगे जाकर डीएनए और आरएनए बनाता है, ठीक है ना। दो अगर चेनें हो जाएं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की तो डीएनए बन जाएगा, एक 3' एक 5' और 3' के यहाँ पर 5' इसके सामने 3', ठीक है। तो इस तरह डीएनए और आरएनए बनते हैं। अब शर्करा और क्षारक और फॉस्फेट, ये अगर हम डीएनए का जलप गठन कर देंगे तो शर्करा अलग, क्षारक अलग और फॉस्फेट अलग, ठीक है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है और इसका आंसर आप देख रहे हैं।
डीएनए और आरएनए में शर्करा अर्धांश इकाई कैसी होती है? तो मैंने बताया डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है और आरएनए में राइबोज होती है। डीएनए में 4 क्षारक कौन से हैं? डीएनए में याद रखना एडिनिन, ग्वानिन और थाइमिन और साइटोसिन होता है। और आरएनए में क्या होता है? थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, ये फर्क है डीएनए और आरएनए में। क्वेश्चन आ सकता है डीएनए आरएनए में अंतर लिखिए। आरएनए अणु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड का क्या कार्य है? किसी क्षारक के शर्करा की वनडेश स्थिति पर जुड़ने से निर्मित इकाई को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ये न्यूक्लियोसाइड है, इसका कार्य क्या है आगे जाकर? ये बहुत न्यूक्लियोसाइड जो है ये जुड़ेगा फॉस्फेट से तो बनाएगा न्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो बनेगा डीएनए या आरएनए। न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं? फॉस्फोएस्टर बंध के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्मोन क्या होते हैं? हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनसे निकलने वाले ऐसे पदार्थ जो डायरेक्ट ब्लड में मिला दिए जाते हैं और कोशिकाओं के मध्य संदेशवाहक का काम करते हैं, पूरी बॉडी का समन्वय करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को इंसुलिन के द्वारा और ग्लूकागोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन स्रावित होकर उसे कम करता है, और ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है ग्लूकागोन उसको बढ़ा देता है, यानी दोनों कंट्रोल करने का काम करते हैं। थायरॉक्सिन की मात्रा असामान्य होने पर कौन सा रोग होता है? इसको क्या कहा जाता है? इसको औटुता, हाइपोथायराइडिज्म याद रखना आप, तो ये कहते हैं। ठीक है ना, अगर ज्यादा हो जाए तो हाइपरथायराइडिज्म और अगर कम हो जाए तो हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। अब मिनरेलोकॉर्टिकॉइड क्या है? ये है जो गुर्दे होते हैं यानी किडनी होती है, उस किडनी में ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, तो इस से स्त्रावित होने वाला एक हार्मोन है जो कि हमारे यूरिन को या बॉडी में वाटर के लेवल को कंट्रोल करता है। एडिसन्स डिजीज के अभिलक्षण क्या है? दुर्बलता हो जाती है, टेंशन हो जाता है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है, इस तरह ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। इसको आपको पढ़ना। अब मैं कुछ चीजें आपको और बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, थोड़ा सा वो चीजें क्या हैं आप 2 मिनट देख लें, और 2 से 3 मिनट के अंदर मैं मेरी बात को फिनिश करूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं बुक खोल के आपको बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों की आपको किन किन बातों का थोड़ा सा और ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आ सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री सेकंड का कौन सा चैप्टर है हमारा? बायोमोलिक्यूल। अब ये बायोमोलिक्यूल है ना, तो हमने ये तो सारा पढ़ लिया था। मैं अब एक तो आपको टेबल बताना चाह रहा हूँ, इसकी पीछे के क्वेश्चन एक बार देख लेना ये। ठीक है, इसमें मैं एक तो ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये पाठ्यनीति प्रश्न, और ये मैंने आपको सारे लगभग सारे डिस्कस कर लिए हैं ये। एक तो आप इस टेबल को देख लेना, ये टेबल है, इसमें सब लिखा हुआ है कि विटामिन और वो काय से मिलता है और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। इस टेबल को देख लेना आप। ठीक है, और दूसरा आपको डीएनए का ये डायग्राम देख लेना है जो मैंने अभी बना के आपको बताया था थोड़ी देर पहले। ये डीएनए का कहाँ गया भाई? डीएनए ये रहा डायग्राम, ये डायग्राम देख लेना है। ठीक है, 5 डैश के सामने 3 डैश और 3 डैश सामने 5 डैश। एडिनिन से जुड़ता है थाइमिन और ग्वानिन से साइटोसिन। एडिनिन थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो मैंने आपको इस चैप्टर में जो जो चीजें बताई हैं उसमें पूरा चैप्टर क्या हो रहा है? कवर हो रहा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिस्कस किए मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड में अगर 3 कार्बन है तो ट्रायोज, 4 है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज, 7 है तो हेप्टोज कहते हैं। अगर एल्डिहाइड समूह है तो एल्डो बोल देंगे और कीटोन समूह है तो कीटो बोल देंगे। एल्डिहाइड कीटोन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। फिर मैंने आपको ग्लूकोज की संरचना के बारे में बताया था। अब मैं आपको बता रहा था ना पाइरेनोज और फ्यूरेनोज क्या होते हैं। तो देखो, एक स्ट्रक्चर होती है पाइरेन की, तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर चूंकि इससे मिलती जुलती है इसलिए इसे ग्लूकोज की पाइरेनोज संरचनाएं कह देते हैं, ग्लूकोपाइरेनोज कह देते हैं। इसी तरह फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर किससे मिलती है? फ्यूरेन से, इसलिए इसे कह देते हैं फ्रक्टोफ्यूरेनोज या फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज कह देते हैं। ठीक है, अब देखो सुक्रोज किन चीजों से मैंने आपको बताया था? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज होता है। और बॉन्ड कौन सा होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है ग्लूकोज का। तो इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से सुक्रोज का निर्माण होता है। और अपवृत शर्करा मैंने आपको बताई थी, ये ध्यान रखना, जिससे क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज चेंज हो जाता है ना। लैक्टोज दुग्ध शर्करा होती है, पॉलीसेकेराइड में एमाइलोज है, और जब सीधी चेन हो तो एमाइलोज है, और शाखित चेन हो तो एमाइलो
पैक्टिन होता है। ये सेल्यूलोज है, जो सेल्यूलोज याद रखना पूछते हैं एग्जाम में किसका बहुलक है, तो बीटा डी ग्लूकोज का है, जिसमें ग्लूकोज एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और दूसरे के कार्बन नंबर 4 के बीच में बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। और कार्बोहाइड्रेटों का महत्व भी बता ही चुका हूं मैं आपको, है ना। अब प्रोटीन है, प्रोटीन का आप जरूर याद रखना कि ये आवश्यक अनावश्यक प्रोटीन की टेबल है। मैंने इनको याद रखने का तरीका बता दिया, जो पूछेंगे वो आवश्यक प्रोटीन पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो इसके बाद आपको ये ज्यूटराइन मैंने बता दिया था, और प्रोटीन की 1 डिग्री 2 डिग्री ये मैंने बताया था आपको। रेशेदार प्रोटीन, गोलाकार प्रोटीन, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और इसकी चतुष्क संरचना, ये सारी संरचनाएं, इनका डायग्राम चाहो तो देख लें, तो कोई खास बात नहीं है। एंजाइम की क्रिया, एंजाइम मैंने बताया, एंजाइम ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो कि क्रियाधार को उत्पाद में बदल देते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए इन्हें बायोकैटेलिस्ट या जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। एंजाइम जो क्रियाधार से मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर ये टूटकर एंजाइम अलग हो जाता है और जो क्रियाधार है यानी क्रियाकारक के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। विटामिन जो है उनके एग्जाम्पल है, और विटामिन मैंने आपको बताया वसा में विलय विटामिन कौन से हैं, एडेक ADE के, और जल में विलय विटामिन B और C हैं। और विटामिन B12 के अलावा जल में विलय कोई भी विटामिन हमारी बॉडी में संचित नहीं हो सकता, क्योंकि यूरिन के थ्रू निकल जाता है। उसके बाद अभी टेबल देख लेना। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और इसके बाद अगला वीडियो भी आप ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।